हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे आईटीसी की अमेंडमेंट्स। तो सबसे पहली बात कि आईटीसी के अंदर टोटल कितनी अमेंडमेंट्स हैं। तो यहाँ पे 6 अमेंडमेंट्स हैं जो आईटीसी के अंदर गिवन है। ठीक है, एक अमेंडमेंट है यहाँ पे सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के ऊपर 2 क्लैरिफिकेशन है। पहली बात तो ये सारी की सारी क्लैरिफिकेशन है, राइट। एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन है। डेमो व्हीकल के ऊपर 2 क्लैरिफिकेशन हैं, ये दोनों हम पढ़ेंगे। इसके अलावा डक्स एंड मेन होल्स होते हैं, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है। एक और इंश्योरेंस कंपनी के रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो तो खुद से एक बार इसको अच्छे से, जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, खुद से जरूर 15 मिनट लगा के एक बार रिवीजन कर लेना। एकदम 100% हो जाएंगी। वन बाय वन करके चलेंगे और बहुत ध्यान से हम एक एक करके पॉइंट वाइज करेंगे। सबसे पहली जो अमेंडमेंट है वो है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के ऊपर। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 क्या कहता है, ये टाइम लिमिट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी, यानी कि आईटीसी आप कब तक ले सकते हैं उसकी बात ये करता है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 क्लैरिफिकेशन है। इससे पहले कि मैं क्लैरिफिकेशन के बारे में बात करूं, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टाइम लिमिट, आईटीसी की टाइम लिमिट कब तक है, यानी कि कब तक हम आईटीसी ले सकते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या है, 30th नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न फाइल। जब हम करते हैं ना, एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट होती है 31 दिसंबर। ठीक है ना, विच एवर इज अर्लियर, तो ये होता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम साथ साथ में करेंगे। जैसे कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये मान लेते हैं अपने जो है 28 फेब को ये वीडियो बना रहा हूं, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं 28 ऑफ फेब को अपन ने ये जो है वीडियो यहाँ पे बनाया। ठीक है, अब 28 ऑफ फेब को जो है फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन है 28 फेब 2025 को। फाइनेंशियल ईयर देखो 2024-25 होगा। ठीक है ना, अब इसका सक्सीडिंग ईयर, सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 25-26। ठीक है, तो 30th नवंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का 30th नवंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये हो जाएगा 30th नवंबर 2025 हो जाएगा। उसके बाद एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट होती है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2025 हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों में से विच अर्लियर, ठीक है ना, ये आ जाएगा 31 नवंबर 2025। तो इस तरीके से हम जो है टाइम लिमिट निकालते थे कि भैया आईटीसी कब तक ले सकते हैं। तो यहां पर इसके ऊपर 2 क्लैरिफिकेशन है, यही आपकी अमेंडमेंट है। ये क्लैरिफिकेशन आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, वन बाय वन करके अपन चलेंगे। तो यहां पे सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन है। ये क्लैरिफिकेशन क्या कहती है, ये बात करती है टाइम लिमिट, एक आरसीएम का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, किस तरीके से मैं आपको पहले दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है ना, पहले हम कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करेंगे, उसके बाद इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो 2 लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक है ना, बी कौन है, बी सप्लायर है, जो कि मान लेते हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। ठीक है ना, ए जो है रिसीवर यानी रिसिपेंट जो है वो रजिस्टर्ड है। तो अगर ये अनरजिस्टर्ड है और ये रजिस्टर्ड है, तो मान लेते हैं आरसीएम के अंदर ए को जो है यहाँ पे, ठीक है, टैक्स पे करना है। ये है पूरा का पूरा काम। ठीक है ना, बी जो है ए को कोई गुड सप्लाई कर रहा है, कुछ भी बेच रहा है। ठीक है, तो ये सप्लायर है जो कि अनरजिस्टर्ड है, ये रिसीवर है जो कि रजिस्टर्ड है, और आरसीएम में इसको टैक्स भरना है, ऐसा मान के चलते हैं अपन। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहां पे होता क्या है कि मान लो जो ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन जो है वो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से रिलेटेड है। तो इस केस में अगर हम, ठीक है ना, इसमें आईटीसी कब तक ले सकते हैं, अगर उसकी डेट निकालें तो डेट क्या निकलेगी, 30th नवंबर 2023। ठीक है ना, बोलो क्लियर है, 30th नवंबर 2023 और 31 दिसंबर 2023, विच एवरेज अर्लियर, यानी 30th नवंबर 2023 ये निकल जाएगी। ठीक है, जब हम टाइम लिमिट निकालते हैं ना, तो टाइम लिमिट निकालते हैं तो ट्रांजेक्शन की डेट से लेते थे। लेकिन अब एक क्लैरिफिकेशन है, वो क्लैरिफिकेशन क्या कहती है कि आपको, ठीक है ना, जब आप टाइम लिमिट देखेंगे ना, तो इनवॉइस की डेट से टाइम लिमिट देखना है, ना कि ट्रांजेक्शन की डेट से। ये कह रहा है। अब होता क्या है कि जो ए है, इसको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ठीक है ना, मान लेते हैं इसने टैक्स यहाँ पे पे ही नहीं किया, इस ट्रांजेक्शन जो टैक्स वगैरह था वो पे करना था, तो इसने फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में जाके जो टैक्स जमा कराया ना, वो टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी भी इसके ऊपर लगी। ठीक है ना, 122 के सेक्शन 122 के अंदर जो भी पेनल्टी लगती है वो, ठीक है ना, और इंटरेस्ट वगैरह और टैक्स वगैरह इसने सारा जमा करा दिया आरसीएम के अंदर 2024 और 25 के अंदर। तो यहां पर हम इसकी टाइम लिमिट निकालेंगे। ठीक है ना, यहां पे इसके हिसाब से, ठीक है ना, टाइम लिमिट निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे 30 नवंबर 2025 हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है ना, 30 नवंबर 2025 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के हिसाब से, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट रहेगी 31 दिसंबर 2025। तो विच एवरेज अर्लियर हो जाएगा यहाँ पे
30 नवंबर, ठीक है ना। तो 30 नवंबर, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि इनवॉइस की डेट से टाइम लिमिट देखनी है, ना कि ट्रांजैक्शन डेट से। बस यही यहाँ पे एक जो है, ठीक है ना, अमेंडमेंट है, और यही चीज यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, ठीक है ना। क्या बता रखी है कि क्लैरिफिकेशन आई है। क्लैरिफिकेशन किसके ऊपर है? टाइम लिमिट के ऊपर, जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर है, ठीक है ना। आरसीएम की सप्लाई है उसके ऊपर बात कर रखी है, ठीक है ना, ओके। और ये आपकी अमेंडमेंट है, इसमें बता रखा है। यहां पे क्या कह रहा है कि मान लो कि सप्लाई जो है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है, अपने केस में जो बी था, और रिसिपिएंट है वो आरसीएम के अंदर टैक्स पे कर रहा है, ठीक है ना, और वो इनवॉइस इशू कर रहा है, ठीक है ना। ये बातें बोल रखी है। तो ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर आपको लेना है, ठीक है ना। तो यहां पे ये बोल रखा है कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा लेना, फाइनेंशियल ईयर इन विच इनवॉइस हैज बीन इशूड। तो यहां पे था ना, ठीक है ना, आप देख सकते हो यहां पे। तो ये तो ट्रांजेक्शन वाला था, ठीक है ना। ये वाला फाइनेंशियल ईयर अपन यहां पे लेंगे, ठीक है ना। यही चीज है। इसके बाद यही बता रखा है कि भैया आपको सिर्फ टैक्स ही नहीं पे करना, आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और सेक्शन 122 के अंदर जो पेनल्टी बनेगी आपको वो भी पे करना पड़ेगा। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, ठीक है ना, जो अपना आईसीआई का एग्जाम्पल दे रखा था मैंने वो भी दे दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए साथ साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी जो क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर आई है, टाइम लिमिट के ऊपर ही, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया था, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर जो टाइम लिमिट है कि आईटीसी कब तक ले सकते हैं, उसके अंदर दो क्लैरिफिकेशन थी। पहली क्लैरिफिकेशन तो ये थी आरसीएम वाली, ठीक है ना, जिसके अंदर मैंने क्या बताया कि भैया जब आप जो टाइम लिमिट चेक करते हैं ना, वो ट्रांजैक्शन की डेट से नहीं बल्कि इनवॉइस की डेट से चेक करेंगे, ये बात है। एक तो क्लैरिफिकेशन ये है। दूसरी क्लैरिफिकेशन ये है, ठीक है ना, ये क्लैरिफिकेशन क्या कहती है कि भैया आप टाइम लिमिट कैसे निकालेंगे, कब? अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद वापस से रिवोक कर दिया गया, ठीक है ना, आपने रिक्वेस्ट की डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ने रिवोक कर दिया वापस से, तो उस टाइम में टाइम लिमिट कैसे निकालेंगे, आईटीसी आपको कैसे मिलेगी, वो यहां पर केस है। तो आइए यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो ये ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऊपर। अब यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे मान लो जैसे अपन ने किया था, ठीक है ना, अपनी जो ट्रांजेक्शन की डेट थी वो थी 28 फेब, ठीक है ना, और कैंसिल हुआ है। कैंसिल कब हुआ है? मान लेते हैं 25 अक्टूबर को यहां पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। बोलो क्लियर है? ट्रांजैक्शन की डेट ये थी और उसके बाद रजिस्ट्रेशन यहां पे कैंसिल हुआ। मैंने डिपार्टमेंट को बोला कि भैया जो है ना मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रखा है, और रिक्वेस्ट की, और उन्होंने यहां पे रिवोक कर दिया है। जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था उसको रिवोक कर दिया है, हटा दिया है 15 जनवरी 2026 को। ये पूरी कहानी है। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ पे आईटीसी अलाउड है या नहीं है, आईटीसी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आईटीसी बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन क्या है? पहली बात है कि जब आपका आईटी यहाँ पे रिवोक हो गया है, जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था उसको रिवोक कर दिया है, वहां से आपको 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। साथ में ये बात ध्यान रखना कि जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की जो टाइम लिमिट है ना, वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए आपकी। किस टाइम पे? इस टाइम पे, ठीक है ना, यानी कि जब रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हुआ है उस टाइम पे जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की टाइम लिमिट थी वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई भी करना है रिटर्न फाइल करने के, और साथ साथ में ये देखना है कि जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उस टाइम पर ये वाली टाइम लिमिट है, ठीक है ना, क्या नहीं होनी चाहिए, एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। कौन सी टाइम लिमिट है? सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की, जो कि हमने निकाली थी, ठीक है ना, 30 नवंबर 2025 पहले ही निकाल ली थी हमने, और 31 दिसंबर 2025। तो उसके हिसाब से विच एवर इज अर्लियर 30 नवंबर 2025 आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपायर नहीं हुई है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? यानी कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुई ना भाई, इसलिए तो यहाँ पे अलाउड हो जाएगा। ये बात यहाँ पे बोली गई है, और यही चीज यहाँ पे पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन के अंदर बताई गई है, ठीक है ना, कि इन केस वेयर द रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, ओके, तो डेट ऑफ कैंसिलेशन के बारे में बता रखा वही, और कब से क्या होएगा क्या नहीं है वो सब जो बता रखा है यहाँ पे सेम चीजें बता रखी है। आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है ना। और वो सब भी बता रखा है कि भैया वही कंडीशंस कि 30 दिन के अंदर अंदर जब आपका रिवोक हो जाता है तो कैंसिलेशन वाला रजिस्ट्रेशन आप रिवोक हो जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन का और ध्यान रखना है कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की जो टाइम लिमिट थी ना, ठीक है ना, वो टाइम लिमिट एक्सपायर ना हुई हो, ये बात भी ध्यान रखनी है। ये सब हमने कॉन्सेप्ट में ढंग से कर लिया है। आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं दूसरी जो अमेंडमेंट है, यानी कि नेक्स्ट जो क्लैरिफिकेशन है उसके ऊपर आ जाते हैं। ये इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है। ये क्या कहता है देखते हैं। ये क्लैरिफिकेशन क्या है? ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ पोर्शन ऑफ प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब टैक्सेबल वैल्यू में अगर इंक्लूड नहीं है ये,
टैक्सेबल वैल्यू में अगर ये इंक्लूड नहीं है, इट मीन्स, ठीक है ना, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, इसलिए यहां पर रिवर्सल आईटीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी आईटीसी रिवर्सल आईटीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पे मैंने पहले ही इसका एकदम बिल्कुल डायरेक्ट दे दिया आपको। तो अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है ना, नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल वैल्यू, नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी इज रिक्वायर्ड, ये बात ध्यान रखना। अब इसके अंदर छोटी छोटी बातें जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज यहां पे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में क्या होता है, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जब हम बिजनेस मतलब इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा वो रिस्क को कवर करती है, दो चीजों को कवर करती है, ठीक है ना, ये बात ये बोल रहा है। आगे एग्जेम्प्ट सप्लाई के बारे में बता रखा है इसने कि एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, हमें पहले ही पता है। नील रेटेड सप्लाई होता है, होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई होता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई होता है। और ये बोल रहा है कि जो प्रीमियम होता है ना, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में हम प्रीमियम पे करते हैं, वो टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों इंक्लूड नहीं होता? क्योंकि ना तो ये नील रेटेड है, ना ये होली एग्जेम्प्ट है, ना ये नॉन टैक्सेबल है। इसका मतलब है ये एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं मान सकते। क्या नहीं मान सकते? इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं मान सकते, ठीक है ना। इसलिए एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं मान सकते, ठीक है ना। और इसको हम टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए आईटीसी, नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी, यहां पे कोई आईटीसी की रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आईटीसी रिवर्सल की रिक्वायरमेंट कब होती है? तभी होती है जब सप्लाई यूज होती है पार्टली फॉर बिजनेस, ये सब बता रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वही सब बातें यहाँ पे भी बोल रखी है कि भैया जो प्रीमियम का अमाउंट है ना, वो टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं मान सकते, इसलिए यहां पे आईटीसी रिवर्स करने की भी नीड नहीं है। बोलो क्लियर है? ये बात एक क्लैरिफिकेशन थी जो मैंने आपको करा दी। एक और यहां पर क्लैरिफिकेशन दे रखी है। ये क्लैरिफिकेशन क्या बात करते हैं, एक सेक्शन होता था ना, ठीक है ना, ब्लॉक क्रेडिट का, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। तो यहाँ पे ना डेमो व्हीकल के रिलेटेड एक पॉइंट है। तो डेमो व्हीकल के रिलेटेड क्या है, आईटीसी ऑन डेमो व्हीकल नोट ब्लॉक। इसका मतलब है क्या कि डेमो व्हीकल के ऊपर जो है आईटीसी अलाउड है, आईटीसी ले सकते हैं, ठीक है ना। ब्लॉक नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। सेक्शन 50 में ये ब्लॉक नहीं है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर ये क्या है, ब्लॉक नहीं है, आईटीसी अलाउड है डेमो व्हीकल में। अब सवाल ये कि डेमो व्हीकल होता क्या है, ठीक है ना। मान लो कि जैसे सोचो कि एक शोरूम है, ठीक है ना। शोरूम मतलब जो गाड़ियों का शोरूम है ना। ऐसा मान के चलो कि एक जो है गाड़ियों का शोरूम है ना। और उन्होंने क्या कर रखा होगा, उन्होंने डेमो गाड़ी ले रखी होगी, है ना। क्या, जो कंपनी है जो गाड़ी बनाती है उससे डेमो गाड़ी ले रखी होगी, ताकि भैया जो लोग खरीदने आए गाड़ी, ठीक है ना, उनको ट्रायल करा सकें, है ना, उनको उनकी फीचर्स बता सकें। आप लोग देखते हो मूवीज वगैरह में बताते क्या, ये सर ये गाड़ी है, इसके अंदर ये फीचर्स है, आइए इसका ट्रायल ले लीजिए, ऐसे करके, ताकि बायर डिसीजन ले सके कि भैया हमें गाड़ी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, ठीक है ना। और इससे क्या फायदा होता है, डेमो व्हीकल क्यों लेते हैं? देखो डेमो व्हीकल से क्या होता है कि भैया ट्रायल देंगे, उसकी फीचर्स बताएंगे, तो उससे ना सेल बढ़ेगी उनकी, है ना, ठीक है ना। तो सेल बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से क्या बोलेंगे इसको, फर्दर सप्लाई, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, फर्दर सप्लाई ऑफ, ठीक है ना, सच मोटर व्हीकल, इसको ये बोलेंगे, ठीक है ना। फर्दर सप्लाई करने में हमारी हेल्प करता है डेमो व्हीकल। तो डेमो व्हीकल क्या होता है, डेमो व्हीकल जो डीलर यूज करते हैं, ठीक है ना, क्या, ट्रायल के लिए, ठीक है ना, बायर को फीचर्स बताने के लिए, ताकि बायर डिसीजन ले सके खरीदना नहीं खरीदना है। ये हमारी सेल को प्रमोट करता है, इसको ये बोल सकते हैं कि फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, है ना। तो इसलिए ये क्या है, ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है ना, ब्लॉक क्रेडिट के अंदर नहीं आता है, यानी इसके ऊपर आईटीसी अलाउड होता है डेमो व्हीकल के ऊपर। यहां पर ये बता रखा है। अब आगे चले अगर, तो इसके ऊपर दो इशू हैं, ये दोनों इशू अपन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इशू नंबर 1 तो ये है, ये कहता है कि मान लो, ठीक है ना, एक डीलर है, एक शोरूम वाला बंदा है, उसने डेमो व्हीकल लिया, लेकिन डेमो व्हीकल जो है वो क्या है, वो उसको वो क्या है, फर्दर मेकिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल करने की बजाय, यानी कि वो उसका एज ए उसकी फीचर्स वगैरह बताने के लिए व्हीकल्स वगैरह की, ठीक है ना, या ट्रायल के लिए नहीं खरीदा उसने, बल्कि उस डेमो व्हीकल का यूज कहां पे कर रहा है वो, ठीक है ना, जो स्टाफ होता है, मैनेजमेंट होता है, या जो एम्प्लॉय है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया है। तो इस केस में जो है आईटीसी उसको अलाउड नहीं होगी, और यहां पे आईटीसी ब्लॉक हो जाएगी अंडर सेक्शन, ठीक है ना, 17 सब सेक्शन 5A क्लोज के अंदर। बोलो क्लियर है? बस यही बता रखा है इसने, और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका यूज किसके लिए हो रहा है, ठीक है ना, इसका यूज, ठीक है ना, जो एम्प्लॉय है या जो स्टाफ है या मैनेजमेंट है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हो रहा है, ना कि फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल के लिए हो रहा है। बस पहला इश्यू तो ये था।
दूसरा इशू क्या है, दूसरा इशू ये कह रहा है कि मान लो कि जो डीलर है, जो जो कार वार बेचता है, मान लो वो डीलर है, ठीक है ना, वो खाली एजेंट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना, वो एजेंट के रूप में काम कर रहा है। वो सीधा क्या कह रहा है मैन्युफैक्चरर को कि देखो जी हम तो टेस्ट ड्राइव, मतलब हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपको, हम खुद मोटर व्हीकल नहीं बेचेंगे, ठीक है ना, आप डायरेक्टली इनवॉइस बनाना, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली इनवॉइस बनाएगा, ठीक है ना। उस केस में खाली ये तो खाली क्या कर रहा है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहां पे ऐसा नहीं है कि वो डेमो व्हीकल का यूज नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कि भैया फर्दर सप्लाई हो, ठीक है ना, और इस तरीके से। तो ये बात ये बोल रहा है, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। तो इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन है। तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन क्या है, ठीक है ना, आईटीसी नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है ना, आईटीसी नहीं मिलेगी। आईटीसी कब मिलती, आईटीसी तब मिलती ना, ठीक है ना, अगर जो डीलर है वो एजेंट के रूप में काम नहीं करता बल्कि डेमो व्हीकल का यूज करता है। किस लिए, कि भैया जो बायर आएंगे उनका ट्रायल कराएंगे, उनको बताएंगे क्या क्या फीचर्स है, ताकि वो डिसीजन ले, सेल प्रमोट होएगी, इससे फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल होएगा हमारा। ये सब नहीं हो रहा ना यहाँ पे तो खाली वो एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो आईटीसी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है ना। बस यही बता रखा है, बोलो क्लियर है, यही बता रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या कि जो डीलर है, डीलर इज नॉट मेकिंग सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल ऑन हिज ओन अकाउंट, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा उसका, ठीक है ना, आईटीसी। ओके, बोलो क्लियर है। बस इतनी सी बात लिख रखी है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं आईसीआई के, अगर फिर भी आपको कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आए, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वैसे इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम में अगर इससे पॉइंट पूछते हैं तो इसी में से पूछ लेंगे वो आपको। तो इसमें अलग अलग केसेस बना के दे दिया कि भैया अगर ये बात है तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, अलाउड होगा नहीं होगा, ये बातें यहाँ पे दे दी हैं। आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं और अब हम करते हैं एक और क्लैरिफिकेशन की बात। यहाँ पे एक और क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे डेमो व्हीकल से रिलेटेड ही। ये क्लैरिफिकेशन भी कुछ नहीं है, बस आपको ये लगेगा कि कुछ भी ये क्लैरिफिकेशन है ही नहीं। अब ये क्लैरिफिकेशन है डेमो व्हीकल के ऊपर। ये कह रहा है कि मान लो, ठीक है ना, डेमो व्हीकल ले लिया, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया। जो डीलर था ना, ठीक है ना, उसने क्या किया, ठीक है ना, उसको कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है ना। तो कैपिटलाइज कर दिया यानी कि कैपिटल गुड्स की तरह ट्रीट कर लिया उसको, समझ रहे हो। तो इस केस में क्या होएगा ये बोल रहा है ये, ठीक है। तो डेमो व्हीकल देखो, नॉर्मली समझो आप इस चीज को, ठीक है ना। क्या होता है कि जो डेमो व्हीकल है उसका यूज करते हैं हम, है ना, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उसको कैपिटलाइज कर देंगे तो इस बात का भी, अगर हम डेमो व्हीकल को कैपिटलाइज कर दे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो आईटीसी जो हम डेमो व्हीकल के ऊपर मिलती थी ना, वो मिलेगी, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बोल रहा है, ठीक है ना। सीधा सीधा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यही बोल रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने ये बात लिख रखी है, ठीक है ना। क्या लिख रखी है कि भैया अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑन डेमो व्हीकल इज नॉट अफेक्टेड बाय वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सच मोटर व्हीकल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी अगर डीलर क्या करता है, डेमो व्हीकल खरीदता है और उसको कैपिटलाइज करता है, अपने बुक्स में दिखा देता है, यानी बैलेंस शीट में दिखा देता है, तो इससे आईटीसी जो डेमो व्हीकल के ऊपर मिलनी थी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतनी सी बात बोली है और कुछ भी नहीं बोली है। तो ये कैपिटल गुड्स मान लिया उसने, है ना, बोलो क्लियर है। लेकिन हाँ, अगर वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता है ना उसके ऊपर, ठीक है ना, अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता है तो आपको पता ही होगा, पहले भी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आईटीसी अलाउड नहीं होगी, ठीक है ना, अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता है तो। हाँ, लेकिन अगर वो सब बाद में उसको बेचेगा ना तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा उसके ऊपर, एथोराइज्ड डीलर को। बस ये बातें बोल रखी है इसके अंदर, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। बस यही बातें बता रखी है। सिंस डेमो व्हीकल का यूज हो रहा है, फर्दर प्रमोट सप्लाई वगैरह में इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो रहा है, तो बात तो वही है ना, सारे काम तो वही हो रहे हैं, यूज तो वही हो रहा है। बस इसमें क्या है, ठीक है ना भैया, इसमें ये जो है एक तरीके से कैपिटल गुड्स ट्रीट कर लिया है, तो कैपिटल गुड्स ट्रीट किया तो क्या होगा, ठीक है ना, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना। यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे आईटीसी अलाउड हो जाएगी, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो अलाउड यहाँ पे नहीं होगी। बस इतनी सी बात थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन दे रखी है, ठीक है ना, डक्स एंड मेन होल्स, ठीक है ना। डक्स एंड मेन होल्स जिनका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में यूज करते हैं अपन इनका। तो इसके ऊपर आईटीसी अलाउड होएगी या नहीं होएगी ये पूछ रखा है। तो यहाँ पे जो डक्स और मेन होल्स होते हैं ना, ठीक है ना, जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है, जो घरों में वो लगाते हैं जिसके अंदर से तारे जाती हैं, ठीक है, नाली सी, मतलब अब क्या बताऊं मैं उसको, वो मेन होल्स होते हैं, डक्स एंड मेन होल्स वो होते हैं, है ना। तो ये होते हैं ना, इनको ना प्लांट एंड मशीनरी में कवर किया गया, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ना आईटीसी का कोई ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आईटीसी यहाँ पे अलाउड हो जाती है डक्स एंड मेन होल्स पे। एक पॉइंट में अगर बताऊं तो ये ध्यान रखना। तो इशू क्या है, इशू यही है कि भैया वेदर द आईटीसी ऑन डक्स एंड होल यूज्ड इन इतने, ठीक है ना, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, क्या मतलब ऐसा तो नहीं है ब्लॉकेज में आएगी, ठीक है ना, क्या ब्लॉक होएगा, नहीं होएगा भाई, ब्लॉक अलाउड है। क्यों, क्योंकि डक्स एंड मेन होल्स जो है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर डेफिनेशन के अंदर कवर होता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आईटीसी जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, और इसको ब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है ना, बल्कि इस पे आईटीसी अलाउड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना, काफी है, और कुछ भी नहीं है अगर पॉइंट इसका पूछे तो, ठीक है ना। मेनली जो पॉइंट आ सकता है आईटीसी का आपकी बार एग्जाम के अंदर, मुझे जो लग रहा है पर्सनली वो ये लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी का इस पॉइंट के ऊपर काफी अच्छा पॉइंट बनता है, और इसके ऊपर, ठीक है, आपको एक अच्छा खासा क्वेश्चन यहां से दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पूरी केस स्टडी बना के दे सकते हैं, वो पूरे 9 नंबर की केस स्टडी आ सकती है इसके ऊपर। तो ये ध्यान से देखना। अब होता क्या है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है ना, एक इंश्योरेंस कंपनी है, और मान लो मैंने एक कार खरीदी, ठीक है ना। कहानी ये है कि मैंने एक कार खरीदी और कार का एक्सीडेंट हो गया, और मैंने इंश्योरेंस करा रखा था, ठीक है ना, मैंने इंश्योरेंस करा रखा था। तो सवाल ये है, ठीक है ना, कि भैया अब मैंने इंश्योरेंस करा रखा था, और अब इंश्योरेंस कंपनी ने, मान लेते हैं मैंने उसको ठीक वगैरह कराया कहीं से, अब इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को रीइंबर्स कर दिया अमाउंट, तो ऐसे केस में उसको आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी को, ये पूरा का पूरा केस है। तो इसमें ना 2 कंडीशन होती हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, एक नहीं। पहला पहला तो जो गराज होता है ना जहां पे मैंने कार ठीक कराई है, उसने ना जो इनवॉइस इशू किया ना, वो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के नाम में इशू किया हो, पहली कंडीशन तो ये फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा, ठीक है ना, अगर आईटीसी चाहिए ना तो दूसरी कंडीशन ये भी फुलफिल होनी चाहिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने मेरे को रीइंबर्स भी किया हुआ अमाउंट, ठीक है ना। आइए इसके मैंने अलग अलग केसेस बना के दे रखे हैं, अगर ये पेज याद होगा तो समझ लो कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद होगा, फिर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक कार खरीदी 50 लाख रुपए की, और मान लेते हैं उसका हो गया एक्सीडेंट, है ना। अब होता क्या है कि 2 तरीके के गराज होते हैं, 2 तरीके के गराज मतलब, ठीक है ना, देखो मैंने कार का करा रखा था इंश्योरेंस, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि भैया अब कार का एक्सीडेंट जरूरी थोड़ी है ना कि भैया आसपास में कहीं हो, कहीं मैं बाहर गया हूं कहीं पे, वहां जाके एक्सीडेंट हो गया मान लो, है ना, टूट फूट गई कार, और मुझे लगा कि यार अब इसको ठीक करना पड़ेगा। मैं एक गैरेज वाले के पास गया कि मैंने कहा भैया इसको ठीक करना है कार को। उसने बोला कि भैया इंश्योरेंस करा रखा है तुमने, मैंने कहा कि हाँ करा रखा है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं वो गराज हो सकता है नेटवर्क गराज हो सकता है वो गराज नॉन नेटवर्क गराज हो। नेटवर्क गराज का मतलब इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ठीक है ना, जिस कंपनी का मैंने इंश्योरेंस करा रखा है उस कंपनी के साथ उसका क्या है, ठीक है ना, टाई अप हो रखा है। तो अगर ये बात है, जिस गराज के पास मैं गया अगर उसका इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप हो रखा है तो उसे बोलेंगे नेटवर्क गराज। ऐसे केस में क्या होता है, वो मेरे से पैसे लेगा नहीं, मान लेते हैं उसने, मैं मतलब ब्रो यानी कि सीए फाइनल ब्रो यानी कि मैं, ठीक है। अब मैंने अपनी गाड़ी वाड़ी ठीक करा ली, उसने फ्री में ठीक कर दी। अब उसने इनवॉइस बनाया और इनवॉइस सीधा कंपनी को भेज दिया कि ये लो जी, ठीक है ना, आपके बंदे ने जो इंश्योरेंस करा रखा है ना आपसे, ठीक है ना, उसने हमसे गाड़ी वाड़ी ठीक कराई थी, ये इनवॉइस बना, ये लो। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पेमेंट कर देगी गराज वाले को, ठीक है ना। तो गराज वाला यहाँ पे जीएसटी दे देगा और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आईटीसी ले लेगी, बात खत्म। ये तो है अगर जो गराज टाई अप हो रखे, मतलब नेटवर्क गराज जगह है। अगर जिन गराज के साथ इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप नहीं है, मान लो जिस गराज के पास मैं गया उसका इंश्योरेंस कंपनी के पास टाई अप नहीं है, ठीक है ना, मैंने कहा कि भैया ये मैंने इंश्योरेंस करा रखा गाड़ी का, तो कह रहा कि भैया हमारा तो हम नहीं जानते, हम आपकी गाड़ी ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास कर देंगे, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है भैया चार्ज ले लो मेरे से, और क्या करोगे। अब होएगा क्या, वही पैसा मेरे को कंपनी रीइंबर्स कर देगी, ठीक है ना। अभी इसके केस में 3 इशू हमारे सामने आते हैं, ठीक है ना, जो कि स्टडी मेट के अंदर भी दे रखे तीनों। पहला इशू क्या आता है, पहला इशू है कि मान लो, ठीक है ना, मैंने गाड़ी ठीक कराई और गाड़ी महंगी थी, मान लो 4-5 करोड़ रुपए की लगा लो, ऐसा मान के चलते हैं, मानने में क्या जाता है ना। ओके चलिए, अब यहां पे होता क्या है कि मान लेते हैं कि मैंने गराज में जो है गाड़ी ठीक कराई और गराज वाले को मैंने 10,20,000 रुपए का जो है पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, 10,20,000 रुपए का ये मैं हूं, और यहां पे है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना, और यहां पे है गराज, ठीक है ना। मैंने जो है गराज वाले भैया को 10,20,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, बोलो क्लियर है। उसने क्या किया, 10,20,000 में से 10 लाख का इनवॉइस तो कंपनी के नाम पे काट दिया, इंश्योरेंस कंपनी 20,000 का मेरे नाम पे काट दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, मेरे को सिर्फ 10 लाख रुपए ही रीइंबर्स किए, ठीक है, बोलो क्लियर है। अब यहां पे 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला तो क्या कि जो गराज है उसने इंश्योरेंस कंपनी के नाम में इनवॉइस बनाया हो, इनवॉइस कितने का बनाया, 10 लाख का। दूसरी कंडीशन है उसने रीइंबर्स भी किया हुआ अमाउंट।
तो इनवॉइस भी 10 लाख का है, रीइंबर्स भी 10 लाख का है, तो 10 लाख का आईटीसी ले सकती कंपनी। ऐसा हो सकता था कि इनवॉइस जो है वो 12 लाख का जो पूरा अमाउंट है, सॉरी 12 लाख नहीं, मतलब 10,20,000 का पूरा हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे इनवॉइस बनाए, और हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 10 लाख रुपए ही मुझे रीइंबर्स करे, ठीक है ना। तो मैचिंग कितना हो रहा है, 10 लाख ही हो रहा है ना, तो भी 10 लाख का अमाउंट होता है यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आ जाओ, अब हुआ क्या कि मैंने जो है पेमेंट कर दिया 10,20,000 का, और गराज ने क्या किया, इनवॉइस बना दिया कंपनी के नाम पर 10,20,000 का, और कंपनी जबकि सिर्फ 10 लाख रुपए ही रिम्बर्स कर रही है, तो आईटीसी 10 लाख ही ले सकती है। क्यों? क्योंकि हम देखो यहां पे 10 लाख, यहां पे 10 लाख, समझ रहे हो, बाकी का इग्नोर कर देंगे हम, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना। बोलो क्लियर है। तीसरा, अब यहां पे क्या है, यहां पे मैंने गराज को पेमेंट कर दिया, उसने इनवॉइस ही नहीं बनाया, ठीक है ना। पहली बात तो कंडीशन वॉयलेट होगी तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं, दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया, इनवॉइस काटा ही नहीं उसने इसके नाम पे, मान लो इनवॉइस मेरे नाम में काट दिया, ठीक है ना, तो फिर सीधी सीधी बात है ना, अब भले ही इसने रीइंबर्स किया नहीं किया क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। हम तो कंडीशन दोनों फुलफिल होनी चाहिए। बोलो डन, ठीक है। बाकी यही चीजें मैंने यहाँ पे लिख के दे दी अच्छे तरीके से, आप इसके एक इशू, 2 इशू और इसके अलावा तीसरा इशू यहाँ पे दे रखा है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। और जल्द से जल्द आपको बाकी की 1-2 चैप्टर की अमेंडमेंट रहेगी, लगभग सब हो गई है, ठीक है। और अब आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आज ही अपलोड कर दूं या फिर परसों अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।